हमने क्लास को आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमारी क्लास कहाँ पे ख़त्म हुई थी? लास्ट टाइम हम साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे थे। हम वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे थे और साहित्यिक स्रोत को बताते हुए हम वेदांग दर्शन में पहुँचे थे। लेकिन वेदांग दर्शन के पहले ही बैटरी का जो था चार्ज उतर गया था और आवाज़ जो थी कम आने लग गई थी और तुरंत 5 मिनट में मैम की क्लास शुरू हो गई थी, ठीक है। तो चलो वेदांग दर्शन से ही हम शुरू कर रहे हैं। आ जाओ सभी क्लास में जितने लोग हैं, चलो हेडिंग डाल लो वेदांग, ठीक है। वेदांग के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था, आज फिर से उस लाइन को सुन लो कि वेदांग जो है, जो हमारे वैदिक साहित्य थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत के शब्दों में लिखे हुए शब्दों की व्याख्या करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। क्लियर है सबको? चलो लिखो वेदांग। लास्ट टाइम हमारा ये हुआ था, मैंने बोला था कॉलम बना लो और उस समय तक आवाज़ क्लियर थी, सभी ने कॉलम बना लिया था, ठीक है। उसके अंदर का लिखना हमने शुरू किया था, उसके अंदर का लिखना शुरू किया था। तो चलो उसके अंदर का मैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि क्लास हमारी खत्म हो गई थी उस समय। एक बार फिर से आप लोग व्हाट्सअप क्या बोलते हैं, मुझे एक बार मैसेज कर दो यहाँ पे यूट्यूब में, एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो कि आवाज़ आ रही है। क्लियर है? चलो सबसे पहले एक कॉलम में मैं लिख दिया हूं वेदांग और दूसरे कॉलम में लिख दिया हूं पाणिनि का वर्गीकरण। पाणिनि कौन थे इसके बारे में आप पढ़ोगे और ये वर्गीकरण जो है शरीर के अंगों के नाम के आधार पर किया गया है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है? चलो अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है कि आवाज आ रही है या नहीं। हम ये एज्यूम करते हैं कि सबको प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखो शिक्षा। पहला आप पॉइंट डाल के लिखो शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा को पाणिनि ने वेदों की नासिका कहा है। शिक्षा को पाणिनि ने वेदों की नासिका कहा है। वेदों की नासिका कहा है, ठीक है। सबको क्लियर है? शिक्षा को पाणिनि ने वेदों की नासिका कहा है। दूसरा लिखो कल्प सूत्र। ब्रैकेट में सिर्फ सूत्र लिख लो, कोई भी सूत्र आए आप याद रखना उसको वेदों का हाथ कहा गया है। वेदों का हाथ कहा गया है। क्लियर है सबको? उसे वेदों का हाथ कहा गया है। तीसरा लिखो व्याकरण। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। वेदों का मुख कहा गया है। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, ठीक है। चौथा लिखो निरुक्त। ना में छोटी की मात्रा नी, रा में ऊ की मात्रा रू, आधा का और ता। निरुक्त। निरुक्त को वेदों का, निरुक्त को वेदों का नाक कहा गया है। निरुक्त को वेदों का नाक कहा गया है। क्लियर है? लिखो अब छंद। छंद को वेदों का, छंद को वेदों का पैर कहा गया है। छंद को वेदों का पैर कहा है। और अंतिम लिख लो, अंतिम को बोलते हैं ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष की तुलना पाणिनि ने वेदों के
मस्तिष्क के रूप में किया है, वेदों के आंख के रूप में किया है, वेदों के नेत्र के रूप में किया है। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? चलो, थोड़ा सा बोर लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लाइन पे रहो, आराम से समझ जाओ। हम सबसे पहले शुरू किए थे वैदिक काल। क्लियर है? वैदिक काल शुरू किए थे तो हमने ये देखा था कि हम वैदिक काल को दो भागों में बांट दिए हैं। आराम से सुनो, वैदिक काल को दो भागों में बांट दिए हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। हम अभी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को नहीं लिख रहे हैं, हम केवल और केवल वैदिक काल जो शुरू हुआ है उसके क्या स्रोत हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? अपने आप को इतना थोड़ा सा मांझ लो कि आप ये सारे चीजों को रट लो। रटने के बाद आपके लाइन से कोई से भी एग्जाम्स होंगे ना, आपके निकलेंगे। ठीक है? आपको पता है रिजर्वेशन थोड़ा सा है, उसका फायदा उठा लो। ठीक है? सिर्फ ग्रेजुएट होना गोल नहीं है हमारा। हमारा गोल क्या है? ग्रेजुएट होने के बाद क्या है कि जॉब भी लगनी चाहिए। ठीक है? एकदम इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए। चलो, वैदिक काल। वैदिक काल का हमने सबसे पहले पढ़ लिया था ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बाद हमने पढ़ लिया था यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बाद में हमने पढ़ा था सामवेद को। सामवेद के बाद हमने पढ़ा था अथर्ववेद को। क्लियर है? पांचवा हमने वेदांग को पढ़ लिया। वेदांग के अंदर हमें सिर्फ यही चीज याद रखना है कि वेदांग के किस चीज की तुलना पाणिनि के अनुसार शरीर के किस अंग से की गई है। क्लियर है सबको? चलो, इसको मिटा दे रहा हूं, अभी मिटा नहीं रहा हूं, देख लो, अगर कोई लिख रहे हो स्क्रीनशॉट कर लो। अब सबका हो गया, मिटा रहा हूं। ठीक है? अब एक चीज को जहन में रखो, ये वेद वाला पोर्शन जो था हमारा, ये यहां पे थोड़ा सा खत्म होता है। ठीक है? मतलब वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत जिससे हमें जानकारी मिलती है उसको यहां पे हम खत्म करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेख वगैरह जो हमको मिले हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और एक टेबल बनवा रहा हूं, जिसको मैंने कल बोला था कि कल मैं आप लोगों को एक टेबल बनवा दूंगा और उस टेबल को आप याद रख लेना। क्लियर है? चलो, ठीक है। जो बोर्ड को देख के लिख रहे हैं, जो बोर्ड को देख के लिख रहे हैं वो बाकायदा 3 कॉलम बनाएंगे। जो बोर्ड को देख के लिख रहे हैं वो 3 कॉलम बनाएंगे और जो मेरी आवाज को सुन के लिख रहे हैं वो 2 कॉलम बनाएंगे। क्लियर है? जो देख के लिख रहे हैं वो 3 कॉलम बनाएंगे और जो मेरी आवाज को सुन के लिख रहे हैं वो 2 कॉलम बनाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले लिखोगे कॉलम में, पहले वाले कॉलम में जो 3 कॉलम बना रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है? तो जो 2 कॉलम बना रहे हैं वो लोग इस चीज को अभी ना सुने या उसको नोट ना करें। ठीक है? जो देख के बना रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि 3 कॉलम बनाओगे। पहले कॉलम में आप लिखोगे वेद। ठीक है? दूसरे कॉलम में आप लिखोगे उसका उपवेद। क्लियर है? वेद। दूसरे वाले कॉलम में आप लिखोगे उपवेद और तीसरे वाले कॉलम में आप लिखोगे उपनिषद। उपनिषद। क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को? पहले वाले कॉलम में आप लिखोगे वेद, दूसरे वाले कॉलम में आप लिखोगे उपवेद और तीसरे वाले कॉलम में लिखोगे उपनिषद। क्लियर है? और जो केवल आवाज को सुन के लिख रहे हैं वो अब 2 कॉलम बना लें। पहले कॉलम में लिखें वेद और उसी के ब्रैकेट में लिख लें उपवेद और दूसरे कॉलम में लिख लें उपनिषद। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? पहले वाले कॉलम में वेद लिखें, ब्रैकेट में उपवेद कर लें और दूसरे वाले कॉलम में आप उपनिषद लिख लें। क्लियर है? सबसे पहले वाला वेद कौन सा था हमारा? ऋग्वेद। ठीक है? पहला वाला वेद था हमारा ऋग्वेद। क्लियर है सबको?
ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ठीक है, जो आवाज सुन के लिख रहे हैं वो क्या करेंगे, ऋग्वेद लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, आयुर्वेद। उसके उपनिषद का उसके उपवेद का नाम आयुर्वेद है। क्लियर है? और उसके उपनिषद का नाम, ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, उससे संबंधित जो 2 उपनिषद हैं उनके नाम लिख लीजिए। पहला है अत्रेय और दूसरा है कौशितकी। कौशितकी। ठीक है, सबसे पहला था वेद में ऋग्वेद, उसका उपवेद है आयुर्वेद और उसके उपनिषद का नाम है अत्रेय और कौशितकी। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? चलो दूसरा लिखो। आगे पीछे वेद होगा तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा लिखो सामवेद। दूसरा लिखो सामवेद। क्लियर हो गया? ऋग्वेद के बाद आप दूसरा क्या लिखे, सामवेद। ठीक है, सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। क्लियर हो गया? सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। अब इसके उपनिषदों के नाम लिख लो। सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद से संबंधित उपनिषद जो है, हम 2 महत्वपूर्ण नाम लिख रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, सब लिख लिए छांदोग्य उपनिषद। और दूसरा है केनोपनिषद। का में ए की मात्रा के, ना में ओ की मात्रा नो, केनो, पतंग के पा, केनोपनिषद। क्लियर है? सबको हो गया? तो हमारा पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद। अब हम तीसरा लिखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपनिषद का नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद। क्लियर है? चलो, अब इसके अंदर उपनिषद कई सारे हैं। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कई सारे हैं, आप याद रखना और इसको लाइन से लिखते जाओ। सबसे पहला आप लिखो, सबसे पहला हेडिंग डाल, उसी के अंदर ना, कॉलम के अंदर ही, बाहर मत निकलना। सबसे पहला श्वेता। श्वेता, श्वेताश्वर, श्वेताश्वरोपनिषद। बोर्ड में लिखा दिया है, अगर सुनने में किसी को वो होगा तो एक बार देख लो। श्वेताश्वरोपनिषद। 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 ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो श्वेताश्व प्लस उपनिषद लिख लो, आपको याद रहेगा। श्वेताश्वरोपनिषद। ठीक है, श्वेताश्वरोपनिषद। क्लियर है सबको? दूसरा लिखो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। अभी यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, शायद तक थोड़ा सा बोर लग रहा हो लिखने में, लेकिन ये जब क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ना कि कौन सा शब्द कौन से उपनिषद से लिया गया है, वहां पे आपको ये चीजें काम आएंगी कि यजुर्वेद के अंतर्गत उसका उपवेद है धनुर्वेद और यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है श्वेताश्वरोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। क्लियर है? उसके बाद लिखो
तीसरा है ईशोपनिषद, इसी के अंतर्गत है ना, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, अभी हम यजुर्वेद के अंदर ही चल रहे हैं, याद रखना है ना। सबसे पहला था श्वेताश्वरोपनिषद, दूसरा था बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा था ईशोपनिषद, ठीक है। और चौथा डालो कठोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद, चलो कठोपनिषद वाली एक छोटी सी कहानी बता दे रहा हूं। वर्ष 2017 में व्यापम के एग्जाम में, और सॉरी पीएससी के एग्जाम में आया था कि कौन सा उपनिषद अश्व यानी कि घोड़े से संबंधित है। क्लियर है, क्वेश्चन आया था कौन सा उपनिषद घोड़े यानी कि अश्व से संबंधित है। क्लियर है, और अधिकतर लोगों ने क्या लगा दिया था, कठोपनिषद। उसके पीछे रीजन क्या है, लोगों ने गाना सुना था, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। क्लियर है, और इस वजह से लोगों ने कठोपनिषद लगा दिया था, तो किसी से कोई संबंध नहीं था उसका। क्लियर है, चलो अब ये चौथा वाला वेद लिख लो आप, अथर्ववेद। चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद, इसी को ब्रह्मवेद भी लोग बोलते हैं। आप शिल्पवेद लिख लो, कंफ्यूज मत होना, इसी को ब्रह्मवेद भी लोग कई सारे बोलते हैं। क्लियर है, तो किसी एग्जाम में ब्रह्मवेद दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। इसके उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। और एक और उपनिषद है इससे संबंधित, इसका नाम है प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। क्लियर है, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ठीक है। और इन सभी वेदों से संबंधित कुछ ब्राह्मण भी होते हैं, ठीक है, जिनका आप नाम सुने होंगे, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। वो सब बाद में जब आएगा उसको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बना के उसको लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हम सादे कॉलम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल आवाज सुन के लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो आवाज सुन के लिखे हैं उन्होंने क्या किया होगा, वेद और उसके ब्रैकेट में उनके उपवेद लिखा होगा पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उन्होंने नाम दिया है उपनिषद का। क्लियर हो गया सबको। पहला हमने लिखा है, सबसे पहला हमने लिखा है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, और उससे संबंधित उपनिषदों का नाम है ऐत्रेय और कौशितिकी। क्लियर हो गया। दूसरा हमने लिखा सामवेद, ठीक है। सामवेद के उपवेद का नाम था गंधर्ववेद, और उससे संबंधित जो उपनिषद थे वो थे छांदोग्य उपनिषद, सबसे पहला था, और दूसरा था केनोपनिषद। क्लियर हो गया। पहला था छांदोग्य उपनिषद और दूसरा था केनोपनिषद। क्लियर हो गया। उसके बाद हम तीसरे में आए थे, तीसरा था यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम था धनुर्वेद। क्लियर हो गया। यजुर्वेद के उपवेद का नाम था धनुर्वेद, और उसके अंदर हम जो ने उपनिषद पढ़े हैं वो थोड़े से ज्यादा थे, हमने 4 उपनिषदों को उसके अंदर पढ़ा है। सबसे पहला उपनिषद था श्वेताश्वरोपनिषद, दूसरा था बृहदारण्यक उपनिषद, और तीसरा था हमारा ईशोपनिषद, और चौथा था कठोपनिषद। क्लियर हो गया। उसके बाद हम सीधा आ गए थे चौथा यानी कि अथर्ववेद में, और इस अथर्ववेद के हिसाब से हमने देखा इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। क्लियर है। और उसके उपनिषदों में हमने 2 उपनिषद पढ़े, पहला था प्रश्नोपनिषद और दूसरा था मुंडकोपनिषद। ठीक है, सबको क्लियर है। मुंडकोपनिषद पहला लिखा होगा आपने और प्रश्नोपनिषद बाद में, ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको। चलो इस चीज को मिटा रहा हूं, इस चीज को मिटा रहा हूं।
स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लो। दिख रहा है ना? अटक रहा है क्या वीडियो? ठीक है ना? देखो वीडियो अटक तो नहीं रहा है ना? आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया है अभी तक। चलो कोई नहीं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? साहित्यिक स्रोत। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल जो था उसके साहित्यिक स्रोतों को हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जाएंगे। क्लियर है सबको? अब हम देखेंगे इसके पुरातात्विक स्रोतों को। अब हेडिंग डाल दो, वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत। हेडिंग डाल दो, वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत, वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है? और ये जो दो स्रोत हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इसको क्लास में ही रट लो। ठीक है? बहुत ही छोटे छोटे स्रोत हैं, उम्मीद करूंगा आप इसको क्लास में ही रट लो। चलो सबसे पहला लिखो, मृदभांड संस्कृति। मृदभांड संस्कृति, मृदभांड संस्कृति, मृदभांड संस्कृति। क्लियर है? मृदभांड संस्कृति के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, होपफुली आपको याद हो। हमने बाकायदा उसके ऊपर एक चैप्टर किया था। चित्रित, इसके अंदर लिख लो चित्रित। पहला लिखो चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। दूसरा लिखो धूसर मृदभांड। और तीसरा लिखो काले पॉलिशदार मृदभांड। काले पॉलिशदार ना लिख के चित्रित लिखो, काले चित्रित मृदभांड। ठीक है? तो हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में मृदभांड संस्कृति से यह ज्ञात होता है कि जो चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड और काले चित्रित मृदभांड है वो कहीं ना कहीं वैदिक काल से संबंधित है। क्लियर हो गया? हमने हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पश्चिम भी पढ़ा है। तो हड़प्पा पश्चिम वाली चीजें जो है वो ये मृदभांड जो है हड़प्पा पश्चिम वाले ये वैदिक में आते हैं, ये यही वाले हैं जिनकी बात हमने पहले किए थे। क्लियर है? सभी को क्लियर है? मृदभांड संस्कृति। चलो, आवाज क्लियर है सर? चलो, थैंक यू संध्या, आपने बताया आवाज क्लियर है। चलो अगला लिखो अभिलेख। और ये दोनों अभिलेख को ना एक नवजीवन घुट्टी बना के टाइप का पी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। अभिलेख, अभिलेख। ठीक है? याद रखना हमें दो अभिलेख मिले हैं। सब याद रखना, जब हम अभिलेख की बात करेंगे तो वैदिक काल से दो अभिलेख मिले हैं। ठीक है? और ये जो दो अभिलेख हैं वो हमें आर्यों की जो है जानकारियां प्रदान करते हैं। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले अभिलेख का नाम लिखो। सबसे पहले अभिलेख का नाम लिखो कक्षी अभिलेख। जैसे आप कक्षा लिखते हो ना, तो कबूतर के क्या बनाओ और कक्षा वाला छा बनाओ, उसमें छोटी की मात्रा। कक्षा वाला छा बनाओ, उसमें छोटी की मात्रा। क्लियर है? जो आवाज सुन के लिख रहे हैं, कक्षी
अभिलेख, कक्षी अभिलेख, कक्षी अभिलेख, इसका समय लिख लो 1600 ईसा पूर्व। क्लियर है? कब हमें एक अभिलेख मिला है जिसको हम कक्षी अभिलेख के नाम से जानते हैं, इसका समय है 1600 ईसा पूर्व। यहां तक सबको क्लियर हो गया, याद हो गया? घर में याद रखने वाला या घर में याद करने वाला, बाद में याद करेंगे वाला कॉन्सेप्ट लेके मत चलो, यहीं पे क्लियर कर लो सारी चीजों को। सबसे पहले मैं बोला हूं अभिलेख में सिर्फ 2 ठोक लिखाऊंगा आपको। पहला अभिलेख है कक्षी अभिलेख, जो कि 1600 ईसा पूर्व मिला है। क्लियर है? अब देखना इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मैं पॉइंट वाइज, एक ही पॉइंट है जिसको नीचे लिख दूंगा, आप सुन लो। मतलब ये अभिलेख है, इस अभिलेख में कुछ ऐसी चीजें खुदी हुई है, कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जिनको देखने के बाद और थोड़ा बहुत पढ़ने से ये समझ में आता है कि ईरानी आर्यों, ईरानी याद रखना, उत्तर तरफ से ईरानी, मतलब उत्तर तरफ के ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, कक्षी अभिलेख हमें यह बताता है कि उत्तर से ईरानी आर्यों की एक शाखा का हमारे इंडिया में, यानी कि भारत में क्या हुआ, या हमारे देश में क्या हुआ, प्रवेश हुआ। ठीक है, कक्षी अभिलेख ईरानी आर्यों के आगमन से संबंधित है। क्लियर हो गया सबको? वॉइस बहुत कट रही है। ठीक है ना, चलो वो उसको देख लिए हैं। ठीक है ना, इसके अंदर में लिख लो, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई। ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत में आगमन हुआ या आई, का भारत में आगमन हुआ या आई, आप जो भी लिखो, आगमन हुआ। ठीक है, हम अपने पढ़ने के हिसाब से आई गई लिख लेते हैं, लेकिन आप एग्जाम में अगर मेंस लिखोगे तो का आगमन हुआ लिखना है ना। चलो ये हो गया। अब दूसरा याद रखना, ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। ये हमें किससे पता चलता है, कक्षी अभिलेख से। अब दूसरा लिखो आप, चलो दूसरा आप लिखो, बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख, इसकी टाइमिंग आप लिख लो 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख की टाइमिंग लिख लो 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, और इवन अगर आप बीए एमए के छात्र हैं और आपको आता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, वैदिक कालीन संबंधित पुरातात्विक स्त्रोतों के बारे में लिखो, तो भी आप ये सारी चीजें लिख लोगे तो वो सबसे एक्स्ट्रा दिखेगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी आपके बुक से परे है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगी आपको, आप यूपीएससी वगैरह की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगी ये चीजें, तो आपका आंसर जो एग्जाम में आप लिखेंगे वो और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा और ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो ये वाले पॉइंट ऐसे ये मत लेके चलो कि केवल और केवल आप एग्जाम में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एमसीक्यू जब अटेम्प्ट करोगे तभी आप लगाओगे, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप एमए कर रहे हैं हिस्ट्री में, आप कुछ भी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं हिस्ट्री में, तो ये सारे चीज़ जो है आपके क्या है, काम आएंगे अगर वैसे सब्जेक्ट हैं आपके। चलो
ये हो गया बोगाज कोई अभिलेख सन 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि, लिखते जाओ लिखते जाओ, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि, लिखते जाओ, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि आर्यों का मूल स्थान कहां था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों का मूल स्थान कहां था। आर्यों का मूल स्थान कहां था। आर्यों का मूल स्थान कहां था। क्लियर है। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि आर्यों का मूल स्थान कहां था। चलो अब इसी अभी क्या बोला कि इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि आर्यों का मूल स्थान कहां था। अब इस मूल स्थान को वो बताएगा। आर्यों का मूल स्थान कहां था। इस अभिलेख के वर्णनानुसार, इस अभिलेख के वर्णनानुसार, इस अभिलेख के अनुसार लिख लो सीधा, अनुसार, इस अभिलेख के अनुसार आर्य जो है एशिया माइनर क्षेत्र से आए थे। याद रखना, एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर क्षेत्र से आए थे। एशिया माइनर क्षेत्र से आए थे। ठीक है, यहां तक हो गया। बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख के ही नीचे वाले पॉइंट का ऊपर मैं लिखा रहा हूं। इस अभिलेख में 4 देवताओं का भी वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में 4, बोगाज कोई अभिलेख जो लिख रहे हैं ना, इसी को ऊपर लिख रहा हूं। बोगाज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का भी वर्णन मिलता है। वो देवताएं थे इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र, चौथा नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख भी इस बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। क्लियर है सबको। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, हमने साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत पे आए। पुरातात्विक स्रोत पे हमने सबसे पहले मृदभांड संस्कृति को देखा। हमने ये कहा कि पश्च हड़प्पा से संबंधित जो जानकारियां हैं वो वैदिक काल से संबंधित मृदभांड हमें चित्रित धूसर मृदभांड और काले चित्रित मृदभांड जो है मिले हैं। उसके बाद हमने बताया अभिलेख। अभिलेख में 2 महत्वपूर्ण अभिलेख थे। सबसे पहले अभिलेख का नाम था, क्या था? कक्षी अभिलेख। क्लियर है। सबसे पहले अभिलेख का नाम था कक्षी अभिलेख, जो कि 1600 ईसा पूर्व के लगभग मिला, जिसकी टाइमिंग है 1600 ईसा पूर्व लगभग। और इस अभिलेख के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में प्रवेश की, या ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत में आगमन हुआ। क्लियर हो गया सबको। चलो दूसरा क्या था? दूसरा हमने बोला बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख, इसको और मार्क कर लेना, ये तो रटा ही होना चाहिए। बोगाज कोई अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व के समय के टाइम का है, और इससे हमें 2 से 3 चीज की जानकारियां मिलती है। सबसे पहले हमें यह जानकारी मिलती है कि आर्यों का निवास स्थान कहां था। मतलब भले वो भारत आए हैं तो आर्यों का निवास स्थान जो था एशिया माइनर था। तो ये एशिया माइनर से हमारे क्षेत्र में क्या किए हैं? आगमन किए हैं। और दूसरा, उसी अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन या उल्लेख मिलता है। ठीक है, वो देवता कौन कौन थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। क्लियर हो गया। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। क्लियर हो गया सबको? हो गया। एक और पॉइंट लिख लो, ये इस अभिलेख से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए आर्य भारत में कौन से दर्रे से आए थे? किसी को याद है क्या? मैसेज में करके बताओ। आर्य भारत में
किस दर्रे से प्रवेश किए थे? ये प्रश्न है आप सभी का। भारत में आर्य कौन से दर्रे से आए थे? जल्दी से आंसर दो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था, या आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे? चलो क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। किसी का भी आंसर नहीं आया है, जल्दी से बताओ आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे? मैं आंसर लिख दूं? चलो, ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलो, मैं आंसर लिख दिया हूं। आर्य भारत में खैबर दर्रे से आए थे। क्लियर है? आर्य भारत में खैबर दर्रे से आए थे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, क्लास चल रही है ना, मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो ये ना सोचें कि क्लास खत्म हो गई है ना, जो बच्चे आवाज सुन के लिख रहे हैं। ठीक है, आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे उसके आंसर को भी मिटा दे रहा हूं, खैबर दर्रा। ठीक है, जो नहीं लिखे थे लिख लें, खैबर दर्रे से आए थे भारत में आर्य। चलो, अगला हेडिंग डाल लो, भारत में आर्यों का विस्तार। इसके डायरेक्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे? सीधा ऋग्वेद काल। अभी पहले हेडिंग डालो, भारत में आर्यों का विस्तार। भारत में आर्यों का विस्तार, आर्यों का विस्तार, भारत में आर्यों का विस्तार। ठीक है, भारत में आर्यों का विस्तार, हेडिंग डाल लिए। चलो चलो सभी लिखो। लिखो, ऋग्वैदिक आर्य ऋग्वैदिक आर्य ऋग्वैदिक आर्य भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व से दिखने शुरू हुए। ऋग्वैदिक आर्य भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व से दिखने शुरू हुए। क्लियर है सबको? ऋग्वैदिक आर्य भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व से दिखने शुरू हुए। ठीक है, यहां तक हो गया।
ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व से दिखने शुरू हुए और जब ये यहाँ पे आए तो इन्हें दास एवं दस्युओं से युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, लिखो, इन्हें दास एवं दस्युओं से, इन्हें मतलब आर्यों को या इन्हें दास एवं दस्युओं से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, इन्हें दास एवं दस्युओं से युद्ध करना पड़ा। दास मतलब दास एवं दस्युओं से युद्ध करना पड़ा, तो ये दास और दस्यु थे कौन? ठीक है, दास और दस्यु थे कौन? तो आपको ध्यान रखना, दासजन जो थे कबीलाई राजा थे। जो यहाँ के मूल निवासी राजा थे वो थे, कबीलों के राजा थे, कबीलाई राजा थे। और ये जो दस्यु थे ये कबीले के सामान्य व्यक्ति थे। दस्यु कबीले के सामान्य व्यक्ति थे। क्लियर है? दस्यु कबीले के सामान्य व्यक्ति थे। क्लियर हो गया? एक बार फिर सुन लो। ऋग्वैदिक आर्य भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व से दिखाई देते हैं उन्हें यहाँ दास एवं दस्युओं से युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, ऋग्वेद में दास एवं दस्युओं का वर्णन मिलता है। पहले आने वाले आर्यों ने, चलो आगे लिखो, ठीक है, आप अगला पॉइंट लिखो। पहले आने वाले आर्यों को दास एवं दस्युओं से लड़ना पड़ा। और जब दास और दस्यु रहे ही नहीं तो सर्वोपरि की प्राप्ति के लिए फिर क्या करना पड़ा? ये आर्य आपस में ही लड़ पड़े। उसके बाद सर्वोपरि प्राप्ति हेतु आर्यों से ही युद्ध हुआ। आर्यों से ही संघर्ष हुआ। ठीक है, आर्यों से ही संघर्ष हुआ। क्लियर है सबको? यहां तक हो गया। अब लिखो, आर्यों के पास लिखते हुए चलो, जो आवाज सुन के लिख रहे हैं। आर्यों के पास भी कबीले या जन थे। आर्यों के पास भी कबीले या जन थे। आर्यों के पास भी कबीले या जन थे जिन्हें पंचजन कहते थे। क्लियर है? पंचजन कहते थे, जिन्हें पंचजन कहते थे। क्लियर है? देख लो, आर्यों के पास भी कबीले या जन थे जिन्हें पंचजन कहते थे। इसी में जन में से लिख लो, भरत जन का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत जन का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत जन का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत जन का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर हो गया? लिख लो जल्दी से।
आर्यों के विस्तार के अंदर ही एक मैं छोटा सा युद्ध लिख रहा हूं जिसका नाम है दशराज्य युद्ध। ठीक है, आर्यों के अंदर ही मैं एक युद्ध लिख रहा हूं जिसका नाम है दशराज्य युद्ध। क्लियर है? हेडिंग डाल लो, दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध, दशराज्य युद्ध। ठीक है, चलो चलो दशराज्य युद्ध में पॉइंट डाल के लिख लो। दशराज्य युद्ध था जब हमने क्या बोला, ऋग्वेद में सबसे पहले हमें क्या मिलता है, भरत जन का उल्लेख मिलता है। भरत जन का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। तो इस भरत जन के राजा का नाम था सुदास। ठीक है, इस भरत जन के जो भरत जन मतलब जो कबीला था उसके राजा का नाम था सुदास। क्लियर है? भरत जन मतलब एक भरत नाम का कबीला था, भरत जन था, उसके राजा का नाम था सुदास। ठीक है, और उन्हीं सुदास राजा ने क्या था, दशराज्य युद्ध में भाग लिया था। दशराज्य युद्ध इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि इस युद्ध में 10 राजाओं के खिलाफ भरत जन के राजा सुदास ने युद्ध लड़ा था। क्लियर है? इस युद्ध में 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य राजा थे, टोटल 10 राजा थे और इन 10 राजा को कौन, सुदास ने हराया था। क्लियर है? इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ गया था, दशराज्य युद्ध। और एक और चीज जो इसमें याद करने वाली बात है वो ये याद रखना है आपको कि ये युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। अब आप ये बोलोगे सर ये नई नदी कौन सी है? ठीक है, तो परुष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी है। क्लियर है? जिसे हम रावी नदी बोलते हैं उसका ऋग्वेद काल में नाम था परुष्णी नदी। ठीक है, परुष्णी। चलो लिख रहा हूं, लिखो, दशराज्य युद्ध भरत जन के राजा, भरत जन के राजा सुदास तथा उनके विरुद्ध 10 राजाओं का समूह था। 10 राजाओं का समूह था। 10 राजाओं का समूह था। ठीक है, 5 आर्य राजा थे, 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। ठीक है, टोटल 10 राजा थे और उनके विरुद्ध कौन थे, भरत जन के राजा सुदास। ठीक है, ये युद्ध कहां हुआ था, किस नदी के तट पर? तो याद रखना परुष्णी नदी के, परुष्णी पारुष्णी दोनों लिख सकते हो, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी के तट पर। और ये परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है, रावी नदी, रावी के तट पर। ठीक है, परुष्णी नदी का वर्तमान नाम है रावी नदी। क्लियर है सबको? ठीक है, भरत जन के राजा सुदास तथा उनके विरुद्ध 10 राजाओं का समूह था। 5 आर्य तथा 5 अनार्य राजा थे और उनके विरुद्ध सुदास थे। सुदास ने इन सभी को क्या किया था, हरा दिया था। लिख देना, सुदास ने सभी को हरा दिया था। सुदास ने सभी को हरा दिया था। एक और पॉइंट यहां पे याद कर लो कि ये दशराज्य युद्ध किस लिए किया गया था, क्यों 10 राजाएं और सुदास एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे।
तो ये युद्ध था, पानी को लेकर लड़ा गया था। ठीक है, पानी ये हमारा है, इस नदी का पानी यहां से यहां तक हमारा, और दूसरे राजा यहां कब्जा करना चाहते थे, इसलिए ही तो यह युद्ध पानी को लेकर लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध पानी के बंटवारे को या पानी को लेकर लड़ा गया था। क्लियर है? यह युद्ध पानी को लेकर लड़ा गया था। क्लियर हो गया सबको? यह युद्ध पानी को लेकर लड़ा गया था। सबको क्लियर है? चलो, अब एक और चीज याद रखो कि ये जो आर्य थे, हमने देखा आर्यों की एक ईरानी शाखा आ रही है। हमने देखा आर्य जो है एशिया माइनर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो ये जो ऊपर का उत्तर वाला हिस्सा था ना, वहां पे आर्यीकरण हुआ। आर्यीकरण का मतलब ये है कि आर्य जो आए थे अपनी विजय नीति बनाकर, उस विजय नीति की सफलता के तहत उन्होंने उत्तर के पूरे एरिया में कब्जा तो कर लिया। क्लियर है? लेकिन दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत में जाने वाले आर्यों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी। ठीक है, सबसे पहले क्या था? आर्य जो थे, ईरानी आर्यों की शाखा आई। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से आई। कहां रहते थे? एशिया माइनर में रहते थे। ये बेसिक्स पॉइंट्स याद रखना आप। ठीक है, तो ऊपर वाले जो एरिया थे यानी कि उत्तर भारत का जो एरिया था, वहां पे तो आर्यीकरण हो गया, लेकिन जो दक्षिण भारत में जाने वाले आर्यों की संख्या थी वो क्या थी? बहुत ही कम थी। और यही कारण था कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी वहां पे आर्यीकरण नहीं हो पाया, और दक्षिण भारत की संस्कृति क्या रही? अक्षुण्ण बनी रही। क्लियर है सबको? लिखोगे तो अपने वर्ड्स में लिख लेना कि उत्तर में विजय नीति के तहत आर्यों ने, उत्तर में विजय नीति के तहत आर्यों ने उत्तर भारत में आर्यीकरण कर लिया। उत्तर भारत में आर्यीकरण कर लिया, किंतु दक्षिण भारत में जाने वाले आर्यों की संख्या बहुत कम थी। किंतु दक्षिण भारत में जाने वाले आर्यों की संख्या बहुत कम थी। यही कारण है कि दक्षिण संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। यही कारण है कि दक्षिणी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही और दक्षिण भारत में आर्यीकरण नहीं हो सका। क्लियर है सबको? सभी लिख लिए? किसी का छूटा तो नहीं?